हाँ तो भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बोलो? सेमीकंडक्टर्स की क्लास में बाइसिंग पढ़ ली थी। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ये पहचान लिया था कि कौन सी बाइसिंग फॉरवर्ड है और कौन सी बाइसिंग। आज उससे आगे की कहानी हम लोग आइए शुरू करते हैं। और ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 7 स्टार टॉपिक है। और टॉपिक का जो नाम है वो है रेक्टिफायर। क्या नाम है भाई टॉपिक का? रेक्टिफायर। सो बेसिकली एक एक करके हम लोग समझेंगे कि भाई रेक्टिफायर क्या होता है। और मैं बताऊं तुम लोगों को कि जब नॉर्मल हम लोगों का पेपर आया करता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था, जब पूरा टर्म 1 टर्म 2 नहीं होते थे, तब ये टॉपिक 5 नंबर तक में पूछा गया है पेपर के अंदर। तो अभी तो 3 नंबर में पूछे जाने की इसकी उम्मीद है बहुत ज्यादा। सबसे पहले समझेंगे कि भाई रेक्टिफायर होता क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखो, लिखना शुरू करो। इंट्रोडक्शन, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to convert, it is a device which is used to convert AC into DC. It is a device which is used to convert AC into, तो भाई ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम AC को किस में कन्वर्ट करते हैं बोलो? DC में। अब उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है वो ये कि भाई तुम्हें कन्वर्जन करना ही क्यों है? तुम AC को DC में बदलना ही क्यों चाहते हो? जरूरत क्या है? तो थोड़ा थोड़ा जरा सोचने की कोशिश करो तो तुम्हें कुछ चीजें आएंगी, तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मोबाइल फोन। हम मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। मोबाइल फोन को क्या करते हैं? और जहां कहीं भी चार्ज स्टोर है मतलब वो DC है, वो क्या है? लेकिन हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं इस सॉकेट से, और हमारे घरों में क्या आती है? AC। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना भाई जो AC को किस में बदले? वही डिवाइस क्या है? रेक्टिफायर। अबे इसीलिए तो तुम्हें चार्जर लगाना पड़ता है। बिना चार्जर के मोबाइल चार्ज होगा क्या? करके देखो। चार्जर को हटा दो, नॉर्मल वायर ले लो, एक तरफ से मोबाइल में प्लग इन कर दो, दूसरी तरफ से 2 तार ले लो और उसे ऐसे ही सॉकेट में घुसा दो। फिर देखो क्या होता है। नहीं हो पाएगा चार्ज, आग लग जाएगी। आई ना बात समझ में? और सोचो थोड़ा थोड़ा, हमारे सबके घरों में भाई इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर में एक बैटरी होती है, और जब लाइट आ रही होती है तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है, यानी कि हम उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। स्टोर किस फॉर्म में होता है? DC। लेकिन वो चार्ज किससे हो रहा है? तो AC को DC में कौन बदल रहा है? रेक्टिफायर। तुम लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहां पे एक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है बैटरी एलिमिनेटर। अरे तुमने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो एक डिवाइस लगता है बैटरी एलिमिनेटर। इस तरीके का एक डिवाइस होता है, अलग अलग, किसी किसी में तो स्टेबलाइजर जैसा होता है, किसी किसी में ऐसे पॉइंट बने होते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। बैटरी एलिमिनेटर ये भी AC को DC में बदलता है ना? ये 2 वोल्ट DC, 4 वोल्ट DC, 6 वोल्ट DC पे तुम लोग काम करे हो। जो मीटर ब्रिज हम चलाते हैं 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पे, वो DC होती है। तो AC को DC में कौन बदल रहा है? बैटरी एलिमिनेटर। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है? तुम्हारी खोपड़ी में बात घुसी कुछ? इसीलिए हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, रेक्टिफायर की जरूरत है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो इंट्रोडक्शन तो ये हो गया रेक्टिफायर का कि भाई ये AC को किस में बदलता है? DC में। AC को किस में बदलता है? DC में। लिखो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डोर पूरा बंद करें। ओके, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। लिखें, इट वर्क्स ऑन द फैक्ट, इट वर्क्स ऑन द फैक्ट that a PN junction diode
a PN junction diode conducts in forward biasing, and does not conduct in reverse biasing, सीधी सी कहानी भाई। हमने पिछली क्लास में ये बात पढ़ी थी ना कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्शन करता है, रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन नहीं करता है। अगर कोई चिरकुट यहां पे ऐसा बैठा है जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी तो पिछली क्लास की वीडियो जाके पहले देख ले भाई, ठीक है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि क्या फॉरवर्ड बाइसिंग है और क्या रिवर्स बाइसिंग। तो पीएन जंक्शन डायोड इसी प्रिंसिपल पे काम करता है बेसिकली कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में तो कंडक्शन करता है लेकिन रिवर्स बाइसिंग में ये किसी भी हाल में कंडक्शन। बात समझ में आई? अब बात समझते हैं रेक्टिफायर हैं बेसिकली कितने टाइप्स के। अगर हम लोग दिमाग लगा के देखें तो वैसे तो 3 तरीके के रेक्टिफायर होते हैं भाई। सबसे पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और जो तीसरा होता है भाई वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब मैं तुम्हें बताऊं ये ब्रिज वाला तो हमारे सिलेबस में है नहीं। ब्रिज रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में, हाफ वेव और फुल वेव ये दोनों ही हमारे सिलेबस में। दोनों सेम काम करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, आउटपुट के अंदर थोड़ा फर्क होता है लेकिन दोनों सेम प्रिंसिपल पे चलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्शन करेगा और रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन नहीं करेगा। अंतर किस में आता है? इनकी कंस्ट्रक्शन में। किस में अंतर आता है? कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कौन से रेक्टिफायर की? हाफ वेव रेक्टिफायर से आइए शुरू करें, ठीक है। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बाकी सब कुछ दोनों का सेम है। हाफ वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे, देखेंगे जरा। मेरे साथ साथ कोई नहीं बनाएगा, पहले देख लो मैं बना क्या रहा हूं, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्शन लोड रजिस्टर RL, डायोड D1, P1, P2, S1, S2, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। P1, P2 और S1, S2 प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है इसलिए प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी में टर्न्स कम हैं। टर्म 1 में पढ़ा होगा ना ट्रांसफॉर्मर। अरे भाई 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। D1 आपका डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, और RL आपका लोड रजिस्टर है। लोड रजिस्टर क्या होता है ये भी समझ लो, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। जैसे इस रेक्टिफायर से मैं मान लो एक बल्ब जला रहा हूं तो जो बल्ब है वो मेरा लोड रजिस्टर है। बल्ब इज द लोड रजिस्टर। और अगर इस सप्लाई का इस्तेमाल पूरे घर में कर रहा हूं तो पूरा घर ही मेरे लिए क्या है? लोड रजिस्टर। मतलब जिसके अक्रॉस अपन आउटपुट ले रहे हैं वही हमारा क्या है? अरे बात क्लियर हुई? अब बात को समझो चलता कैसे है। कंस्ट्रक्शन तो तुम बना ही लोगे, ठीक है। सपोज ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव माने हुए हैं ये मैंने स्टार्टिंग में लेट किए हुए हैं क्योंकि एसी जो है साइकिल्स में चलता है। किस में चलता है? इनिशियली मैं ये मान रहा हूं कि P1 नेगेटिव है और P2। ट्रांसफॉर्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? तो अगर ये नेगेटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S1 क्या होगा? याद करो लेंज लॉ।
लेंज लॉ क्या कहता है? अपोज करेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, लेंज लॉ ऐसी चीज है जिसे परिवर्तन पसंद, तो ये तुम्हारा हर हाल में क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव तो ये। ध्यान लगा के देखो, इस केस में डायोड की बाइसिंग फॉरवर्ड है भाई। देखो इस केस में डायोड की बाइसिंग फॉरवर्ड है। ये वाला हिस्सा डायोड का पी टाइप है और ये क्या है? देखना, P को पॉजिटिव से और N को किससे जुड़ा हुआ है? डायोड की बाइसिंग कैसी हो गई? ये कंडक्शन करेगा। ये कंडक्शन जब साइकिल बदलेगी तो जो ये नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा? और पॉजिटिव क्या हो जाएगा अगली साइकिल में? तो ये क्या हो जाएगा? और ये नेगेटिव और ये। अब ध्यान लगा के देखना, डायोड की बाइसिंग कैसी हो गई? रिवर्स। और इस कंडीशन में डायोड कंडक्शन, बात समझ में आई? इस कंडीशन में किसी भी हाल में डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं इसके इनपुट की, इधर देखो, इनपुट एसी सप्लाई है ऐसे, तो जो आउटपुट बनेगा भाई इसका, वो इस तरीके की सप्लाई बनेगी। आधी साइकिल का कंडक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आधी साइकिल में डायोड की बाइसिंग क्या हो गई? रिवर्स। और क्योंकि आधी साइकिल गायब है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। खोपड़ी में बात घुसी? हाँ ना बोलो। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लो, उतार लो इसको। वर्किंग मैं डिक्टेट करूंगा। वर्किंग में क्या करूंगा? डिक्टेट करूंगा, पॉइंट्स में उसको लिखना और ऐसे ही छाप आना पेपर में एज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है भाई ये। हाँ भाई, बन गया क्या चित्र? बढ़े आगे, हेडिंग डालो वर्किंग। हेडिंग लिखो वर्किंग। लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर, सपोज इनिशियली P1 is negative and P2 is positive. Suppose initially P1 is negative and P2 is full stop. Due to mutual induction, इसी पॉइंट में लिखना है,
ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes positive and S2 becomes negative. Due to mutual induction, S1 becomes positive and S2 becomes full stop. अगला point. In this condition, diode is forward biased and hence it will conduct. Diode is forward biased and hence it will conduct. Full stop. Third point, when next cycle comes, P1 becomes positive and P2 becomes negative. P1 becomes positive and P2 becomes full stop. Due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive. S1 becomes negative and S2 becomes full stop. Next point. In this condition, diode is reverse biased. In this condition, diode is reverse biased and hence it will not conduct. Full stop. Last point, the input and output cycles are as shown below. The input and output cycles are as shown below. ये दोनों इसके बाद बनाने, मुझे मालूम है तुम में से कईयों ने पहले ही ड्रॉ कर लिया, लेकिन वर्किंग लिखते टाइम इस पॉइंट के बाद इनपुट बनाओ और फिर क्या बना दो, दोबारा बनाओ कॉपियों में, इसके बाद बनाओ। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग ऐसे ही बनाओगे। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन के स्टेट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, आपने ये पूरी वर्किंग लिख देनी है। ठीक है, अब पहले बना लो, पहले चित्र बनाओ। नहीं बनाना ना, पहले बना के घाटा है ना भाई, नहीं बनाना पहले। देखो जरा, अब देखो बात को समझो। ये तो कहानी खत्म हुई किसकी, रेक्टिफायर की नहीं खत्म हुई, तुमने रेक्टिफायर ही खत्म कर दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर की खत्म हुई। अब किसकी रह गई, आओ जरा समझें, फुल वेव रेक्टिफायर। अब तुम इधर ध्यान लगाना, हाफ की जगह क्या कर दें, फुल। थोड़ा थोड़ा सोचो और इसी तरीके से दिमाग में फिट भी होगा तुम्हारे। अभी क्या हो रहा है, मुझे इस आधी साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, मैं चाहता हूं इसमें भी मुझे आउटपुट मिले। ऐसा क्या करना चाहिए इसके अंदर कि मुझे जो बची हुई आधी साइकिल है उसमें भी आउटपुट मिले। तो वैज्ञानिकों ने बड़ा दिमाग लगाया, मैं तुमको दिमाग चलाने को नहीं बोलूंगा, ठीक है, दिमाग लगाया और उन्होंने क्या काम किया, थोड़े थोड़े चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए समझो।
जो चेंज कर रहा हूं उसको ये ब्लू पेन से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आसानी से पता पड़ जाए। एक तो यहां पे इन लोगों ने एक और डायोड लगा दिया ऐसे, D2, एक और डायोड लगाया, और जब एक और डायोड यहां से लग गया तो जरूरत महसूस हुई कि इस RL को यहां से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? सर्किट ध्यान से देखो इनकम्प्लीट हो गया दूसरे डायोड के लगते ही। देखियो इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में कुछ नहीं बदल रहा। ये वाला डायोड रिवर्स बाइसिंग में है क्या? अरे इसके P जंक्शन पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो बाइसिंग कैसी हो गई? और अगर रिवर्स बाइसिंग में है तो ये तो करंट को जाने नहीं देगा, और करंट को अगर ये इधर से जाने नहीं दे रहा तो आउटपुट आएगा ही नहीं। हाँ ना बोलो। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस RL को यहां से हटाया गया, इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया गया और RL को यहां लगाया गया बीचों बीच में ऐसे, ये चेंज किया। बीच में लगा देने से क्या हुआ? ध्यान से सोचो, ये वाला डायोड फॉरवर्ड है, करंट इस सर्किट में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। फायदा तुम्हें तब होगा जब अगली साइकिल आएगी। सोच, जब अगली साइकिल आई, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर वाला रिवर्स लेकिन नीचे वाला, तो अब अगली साइकिल में करंट ऐसे रहेगा। मतलब हर साइकिल में, हर हाल में एक डायोड तो फॉरवर्ड बाइज्ड होगा ही होगा, और इसीलिए जो ये बीच वाली साइकिल में तुमको आउटपुट नहीं मिल रहा था, अब तुम्हें इस साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। खोपड़ी में बात घुसी? दो ही मेन पॉइंट हैं हाफ वेव से फुल वेव बनने के। पहली बात तो डायोड दूसरा लगाया। कई चिरकुट आते हैं मेरे पास, है सर अच्छा वाला तो डायग्राम बना हुआ था, RL हमने यहीं याद कर लिया था, आपने क्यों हटा दिया? तो मैंने तुमको उसका रीजन बता दिया कि मैंने RL क्यों हटा दिया। RL हटाने के पीछे यही कारण है कि अगर यहां लगे रहने देता तो सर्किट क्या हो जाता। बात सही है ना? ये बन गया फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, ये जो DC आई है ना, ये DC है, समझना, ये DC है बट प्योर DC नहीं है। इसको बोला जाता है पल्सेटिंग DC। कैसी DC बोला जाता है? इससे प्योर DC बनाएंगे, लेकिन वो अभी आगे की कहानी है। पहले इतनी बात समझो। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या इसकी वर्किंग लिख सकते हो खुद से? मैं हिंट दूं, बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे हाफ वेव की लिखी थी। समझ लो, समझ लो। सपोज इनिशियली P1 इज नेगेटिव, P2 इज पॉजिटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 इज पॉजिटिव, S2 इज, अगला पॉइंट, इन दिस कंडीशन D1 इज फॉरवर्ड बाइज्ड व्हाइल D2 इज रिवर्स। बस यही तो ऐड हुआ है। हेंस D1 विल कंडक्ट व्हाइल D2 विल नॉट। तीसरा पॉइंट, व्हेन नेक्स्ट साइकिल कम्स, व्हेन P1 becomes positive, P2 becomes, due to mutual induction S1 becomes negative, S2 becomes, in this condition D1 is reverse biased while D2 is, hence D1 will not conduct, D2 will. The input and output cycles are as shown below. क्या ऐसे लिख सकते हो? हाँ ना बोलो। तो फुल वेव रेक्टिफायर हेडिंग डाल के कंस्ट्रक्शन बना लो, और वर्किंग लिखना, वर्किंग लिख के लाना, उतारो फटाक से। इससे आसान भाषा में भाई मैं वर्किंग लिखवा नहीं सकता था। किताबों में जाओगे तुम्हें बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे मिलेंगे, पूरा एक एक पेज भरा मिलेगा इसी से। अरे यस, मुंह पर को करिए, तना बदला है ना स्टाइल, तुझसे कही मैंने बदलवा लिया। हाँ फिर ठीक है।
सुनने में आ रहा है पुतिन बावला हो गया, बहुत बम मार रहा है यूक्रेन पे। स्टूडेंट्स निकल तो गए, शुक्र है, थोड़े बहुत बचे हैं, तो कुछ तो मरने भी जरूरी है, समझे नहीं? ये इतने, ऐसा नहीं है कि मेरी संवेदना नहीं है इन लोगों के प्रति, नहीं भाई, बिल्कुल संवेदना है, आई एग्री, आई बेसिकली एग्री। लेकिन तुमने देखा, सबसे पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट कब से तो एडवाइजरी जारी करने लग रही थी कि भाई भगाओ भगाओ भाई, इवैक्यूएट कर दो, तब तो आई नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक कोई लड़की थी, उसका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अखबार में कटिंग आई हुई थी कि मुंबई से देहरादून जाने के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। अबे तुझे मुंबई एयरपोर्ट ले आई, ये कम है? मतलब कह रही है मेरे घर तक छोड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया। मतलब हिंदुस्तानी अलग लेवल पे खेलते हैं। इनके लिए तो पता क्या करना चाहिए था, गलती कर दी पायलट ने ऊपर से फेंक देता नीचे, बोले ये देहरादून आ गया, जा धपाक। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, वहीं फेंक देना चाहिए था ऐसों को ना, पैराशूट बांध बांध के फेंक दो। नहीं फिर तो खैर, पैराशूट तो भाई मौका तो देना चाहिए ना सबको एक एक बार, है कि नहीं? शुक्र मानो इंडियन गवर्नमेंट बचा रही है। पाकिस्तानियों से पूछो, तिरंगा लेके भाग रहे हैं, तब दूसरे देशों में घुस रहे हैं। सुनने में आया 2 तो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए भारत माता की जय करते करते। ये हाल हो रहा है भाई। चलो शुक्र है कम से कम इंडियन गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है। कल परसों एक विदेशी की रिपोर्ट में देख रहा था, तो कह रहा, बोला देखो नो फ्लाइंग जोन है पूरा यूक्रेन के ऊपर, लेकिन तुम्हें एक ही प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देगा यूक्रेन के बीचों बीच में से। वो प्लेन था एयर इंडिया का, वही फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। बड़ी बात है कि नहीं है? खैर चलो आओ, उतार लिया, वर्किंग घर से लिख के लाओगे, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। आइए, तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सब हो गया। अब इसमें एक चीज आती है स्पेशल, हेडिंग डालो फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, फिल्टर। अब समझना बात को, बात बहुत जरूरी है समझने की। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि यार ये जो डीसी है ये पल्सेटिंग डीसी है। कैसा डीसी है? ठीक है, ये प्योर डीसी नहीं है, इसको प्योर डीसी में बदलना पड़ेगा। इसे प्योर डीसी में बदलने का जो काम करता है उस सर्किट को फिल्टर सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना जरा, एक लाइन लिखो छोटी सी, मजा आएगा, लिखो जरा। अ कैपेसिटर connected in parallel, a capacitor connected in parallel with load resistor, serves the purpose of filter circuit, serves the purpose of filter circuit। समझ रहे हो? अब इसमें होता क्या है, देखो बात को समझो। जैसे आरएल के साथ ये लगा हुआ ना अपन का आरएल लोड रेजिस्टर, इसके साथ पैरेलल में अपन क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर। इसका नतीजा क्या होता है, समझना बात को। इसका नतीजा ये होता है, कैपेसिटर कांस्टेंट सप्लाई देता है। कैपेसिटर कैसी सप्लाई देता है? इसकी पीक वैल्यू ये है ना, कैपेसिटर इस आउटपुट को इस आउटपुट में बदल देता है, ऐसे। इसमें बदल देता है। ये प्योर डीसी है। ये कैसी डीसी है? आई ना बात समझ में? तो इसलिए फिल्टर लगाना क्या होता है? जरूरी होता है। इसलिए फिल्टर लगाना क्या होता है? और इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली कैपेसिटर की है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है। तो बेसिकली डीसी से चार्ज हो जाता है, एसी को पास करता है, और डीसी से क्या हो जाता है? तो डीसी आई, चार्ज हो गया, उसके बाद में इसके अक्रॉस सप्लाई क्या कर दी? कांस्टेंट। बात समझ आई? ये चित्र बनाओ। फिल्टर लगने के बाद ये आउटपुट आएगा, फिल्टर लगने के बाद यह आउटपुट आएगा।
अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं, उसको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अपन जो है ना, जो टर्म 2 का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हाँ भाई, हो गया, बोलो, बन गया चित्र। कैपेसिटर की जगह इंडक्टर का भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी परेशानी है, उसको फिर कभी चर्चा में लाएंगे। खैर, अब जाके कहानी खत्म हो गई किसकी? रेक्टिफाई। भाई 3 नंबर का बहुत उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर इस पे उल्लू बना बना के सवाल पूछता है। वो तुमसे कहेगा कि एक विद्यार्थी है, इस्तेमाल करना चाहता है 2 पीएन जंक्शन डायोड का, ताकि वो कन्वर्जन कर सके एसी को डीसी में। बताओ कौन सा डिवाइस वो इस्तेमाल करेगा, और उस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताओ। तो वह जो विद्यार्थी है, अगर 2 डायोड यूज करना चाह रहा है तो वह फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना चाहता है, और अगर वो 2 की जगह 1 डायोड यूज करना चाह रहा है तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना चाहता है। इस पर और भी 1-2 प्रकार से सवाल पूछा गया है, वह भी मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट नहीं पूछते आजकल क्वेश्चन को। कैसे बोलता है? बोला भाई मेरी बात सुन, मैंने ये इनपुट लगाया ऐसे सुंदर सा, ये मैंने क्या लगाया? बोला इस इनपुट को लगाया एक डिवाइस पे, डिवाइस था X, और मुझे जो आउटपुट मिला वो आउटपुट ये मिला। आइडेंटिफाई द डिवाइस X, फुल वेव रेक्टिफायर, और फिर बोलेगा कि इसकी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख दो। ऐसा भी हो सकता है वो इसकी जगह ऐसे दे दे, बोले अब आइडेंटिफाई द डिवाइस। अच्छा, ये भी आ चुका है सवाल पेपर में कि इससे ये इनपुट था, एक डिवाइस पे लगाया Y, और आउटपुट ये हो गया। आइडेंटिफाई द डिवाइस Y। द डिवाइस Y इज अ फिल्टर सर्किट, और उसमें क्या लगा है? कैपेसिटर। क्या लगा है? खोपड़ी में बात घुसी। डायरेक्ट उम्मीद मत लगा के बैठो कि वो कहेगा हाँ बेटा एक काम करो, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख दो फुल वेव रेक्टिफायर की। ऐसे नहीं आते, ठीक है? थोड़ा घुमा फिरा के तो वो पूछेगा। बोलो आया भाई? आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। इसको रब करते हैं। देखो ये लिखने हैं, हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो। यहां से जाते ही पबजी याद रहेगी, ये नहीं याद रहेगा, लिख लो। इसलिए हाँ यार, और भाई यार मतलब तुम क्या चाह रहे हो, एकदम फ्री में नंबर मिले? हाँ तो तभी तो स्टोर करता है ना उसको। हाँ, पास नहीं होने देने का अर्थ है कि उसे स्टोर करता है। अब उसके अक्रॉस अगर कोई आउटपुट लेगा तू, तो आउटपुट तो देगा ना तुझे। क्या नहीं समझ आया बता? बोल 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 बोल। हाँ तो यही कर रहा है फिल्टर सर्किट, यही काम है उसका, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलना। ठीक है, हो गया, पक्की बात। आइए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो यूनिट है ना अपनी सेमीकंडक्टर, इसका केवल एक फेज रह गया हम लोगों को पढ़ना। देखो जरा इधर देखो, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। क्या बोलते हैं बोलो? स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन। 4 तरीके के हमारे सिलेबस में थे, मैं बताता है एक एक करके। सबसे पहला था जेनर डायोड,
दूसरा है फोटोडायोड, तीसरा है एलईडी, चौथा है सोलर सेल। ये कहानी थी कोविड से पहले की। कोविड के बाद की कहानी में हुआ क्या कि ये जीनर को हटा दिया गया सिलेबस से, तो अब जीनर डायोड हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तीनों चिरकुट जो है ये आपके सिलेबस में छोड़ दिए गए, और इन तीनों को ही कंबाइंड रूप से कहा जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फोटोनिक डिवाइसेस। इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये टाइप है इनका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ठीक है। लाइट पड़ती है तो बिजली बनाते हैं, या बिजली देते हैं तो लाइट एमिट करते हैं, यही काम है इनका किसी ना किसी तरीके से। तो एक एक करके उस्ताद इनकी स्टडी हमको शुरू करनी पड़ेगी, मजबूरी है। मजबूरी है नहीं, अबे पढ़ना है। आओ, क्या बोलते हो? टेबुलर फॉर्म में पढ़ा दूं जिससे थोड़ा शॉर्ट में निपट जाए, है ना? तो पहले एक काम कर लो, ऐसे लिख लो, जरा इसको लिखो, फिर एक टेबल बनाएंगे, फिर जरा इनके जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं, हाँ एकदम बिल्कुल ऐसे ही, उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ला 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 ला। जीनर, फोटो, एलईडी, सोलर सेल। जीनर, फोटो, एलईडी, सोलर सेल। जीनर पे तो बेटे प्रैक्टिकल भी होता था, वो प्रैक्टिकल भी हटा दिया। जीनर डायोड ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, हेवीली डोप्ड है, रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट हुआ करता था, मतलब होता तो आज भी है, अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ही हम लोग कैलकुलेट करते थे लैब के अंदर। एक पूरा बॉक्स हुआ करता था, उसमें तार आर खूब लगाते थे, मतलब अच्छा लगता था, मतलब बच्चे परेशान होते रहते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कौन सा तार कहाँ लगाना है, और उन्हें देख के बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति जो है हम शिक्षकों को होती थी, हमें उन्हें तोड़ने का भी मौका मिलता था। अब वो सारे जो क्रियाकलाप हैं वह हट गए, तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि ये नहीं रहा सिलेबस में। हालांकि वो प्रैक्टिकल बहुत सिंपल था, अगर कोई सीख लेता तो 4-5 लीड लगानी होती थी इधर उधर काली लाल रंग की, और काम बन जाता था। वह बात दूसरी है कि कोई भी वह लीड लगा नहीं पाता था, और एक बार तो हमारे यहाँ विद्यालय में ऐसा हुआ कि एक बालक ने रोना ही शुरू कर दिया। उसको यही प्रैक्टिकल मिल गया, जीनर डायोड का सेक्शन बी में आता है यह, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आई थी उन्होंने ऐसा बोला कि एक काम करो, हम सबकी सीट पे जा करके वाइवा लेंगे। तो अब वह बालक जो है हवा में था, तुम्हारी तरह बिल्कुल, प्रैक्टिकल करने पर कोई जोर नहीं दे रहा था। मैडम ने बस इतनी सी बात बोली कि मुझे करके दिखा दे प्रैक्टिकल। मेरे सामने तार लगा तो नू कांपा उसके हाथ, मैं पीछे खड़ा, मैंने कहा भाई लगाना, कनेक्ट करना, कह हाँ सर करता हूँ। अब उसे आते हो तो अगला कनेक्ट करे, थोड़ी देर में यहाँ तक आंसू, रोए, फूट फूट के रोए। और मैडम बोली सर इसको समझाओ, इसको पानी वानी पिलाओ, ये चाहे कितना ही रोले प्रैक्टिकल तो करके दिखाना ही पड़ेगा। तो मैडम भी एकदम मतलब सोच के आई थी घर से कि जो है इन बच्चों की बैंड बजानी। उन्होंने सबकी बैंड बजाई उस दिन ना, लेकिन अच्छा है प्रैक्टिकल ऐसे ही होने चाहिए, कम से कम पता तो लगे ना। तुम प्रैक्टिकलों को ऐसे लाइटली लेते हो। एक के पास तो पोटेंशियोमीटर था, एक के पास क्या आ गया, उन्हें रीडिंग भी निकाल दी, घर से रट के आया था, प्रैक्टिकल फाइल वाली रीडिंग निकाल दी।
मैडम के सामने लेके गया चेक कराने, उन्होंने पकड़ लिया, अच्छा ये रीडिंग आई तेरी, चल रहा, दोबारा लेके दिखा, वेरीफाई करवाई, यही आई है। अब मैम अब हो ना, तो फिर मैडम अच्छी थी, उसको सिखाया और उसको सजा ये दी कि जितने भी बच्चों के पास पोटेंशियोमीटर आया है सबको जा जाके सिखा के आएगा। तो उसका अपना प्रैक्टिकल छुड़वा दिया, पहले उसको सबको सिखवाया। और एक कन्या का वाइवा होने वाला था, तो कन्या ने, अब राम जाने उसने ड्रामा किया, क्या किया भाई, ऐसे सांस लेने लगी भाई, और अब 5-7 बार लंबी लंबी सांस ली। अब मैंने बोला, मैंने कहा मैडम लग तो ये रहा है कि ड्रामा कर रही है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। तो मैडम बोली सर कुछ नहीं हुआ इसको, अभी 15 दिन बाद आप इसे मिलोगे ना, ये एकदम परफेक्ट मिलेगी आपको, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, एक काम करो इसको मेडिकल रूम में ले जाओ। मेडिकल रूम में ले गए, लड़की दिमाग पूरा लगाई थी, उसको लगा कि बच गया प्रैक्टिक, अब नहीं होगा, लेकिन मैडम का मानने वाली थी। लड़की को ये कहाँ पता था कि जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाता उसके बाद कागजी कार्यवाही बहुत ज़्यादा होती है, तो कम से कम 2.5-3 घंटे वो कागजी कार्यवाही पूरी करने में लग जाते हैं। मैडम ने पूछ लिया, उसको दोबारा बुला लो सर। अरे फिर उसका वाइवा लिया, उसे नहीं आता था एक अक्षर भी। खैर, तो ऐसा होता है, प्रैक्टिकल की तैयारी कर लेना। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एक्सटर्नल बदमाश आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। चलो आओ, तो एक काम करेंगे भाई, टेबल बना लो, एक तरफ ऐसे लिख लो फोटो डायोड, एक तरफ लिख लो लाइट एमिटिंग डायोड, और एक तरफ क्या लिख लो, सोलर सेल, है ना। मेरी लाइन आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, इन पर ज्यादा ध्यान ना देना, ठीक है। हाँ, ऐसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तीनों का। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। समझना जरा बात को, इंट्रोडक्शन तो जरूरी ना है, क्या करते हैं, इट इज अ heavily doped p-n junction diode made up of photosensitive materials. It forms current when light फॉल्स ओवर इट। करंट बनाता है जब इसके ऊपर क्या पड़ती है। तो ये बेसिकली ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। किस पर काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। दूसरा एलईडी, इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड which emits spontaneous radiations when forward biased। जब फॉरवर्ड बाइसिंग में हो तो ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस को क्या करता है, एमिट करता है। और सोलर सेल इज बेसिकली सेम एज फोटो डायोड। इसका इंट्रोडक्शन और फोटो डायोड का इंट्रोडक्शन सेम है, दोनों सेम ही काम करते हैं, बट दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है। वो अभी तुम्हें पता लग जाएगा क्यों। इस्तेमाल से पहले तीनों का हम लोग क्या देखेंगे, सिंबल। क्या देखेंगे, तो सबसे पहले फोटो डायोड का सिंबल देखते हैं भाई। फोटो डायोड ऐसे, इस पर लाइट पड़ती हुई दिखाई है। लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें से लाइट निकलती हुई दिखाई है क्योंकि ये लाइट को एमिट करता है। सोलर सेल, इसका सिंबल सबसे निराला है, इस पर भी लाइट पड़ती हुई दिखाई है। बोलो सही है। ये इन तीनों के क्या हो गए भाई, सिंबल। सिंबल के बाद में बात आती है बाइसिंग की। कौन सा डायोड कैसे बाइज्ड होता है। फोटो डायोड रिवर्स बाइज्ड है,
एलईडी फॉरवर्ड बाइज्ड होता है और सोलर सेल नॉट बाइज्ड, यही फर्क है। इसका इस्तेमाल करंट बनाने में करते हैं तो इसको कोई बाइसिंग नहीं दी जाती, इसका इस्तेमाल एक सेंसर की तरह होता है तो इसमें बाइसिंग दी जाती है, रिवर्स बाइसिंग। तीनों की बाइसिंग हो गई। इसके बाद में आएगा भाई इन तीनों का सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम। फोटो डायोड, थोड़ा छोटा बन रहा है भाई, इसको ले लो P, इसको ले लो N, ये लाइट फॉल करती हुई दिखा दो। P को नेगेटिव से और N को किससे जोड़ दो, रिवर्स रखना है ना। एलईडी, PN, लाइट ऐसे एमिट होगी, P को पॉजिटिव से, N को बाइसिंग फॉरवर्ड हो गई ना, बोलो सही है। सोलर सेल, PN, ये बैटरी बाइसिंग देने के लिए नहीं, जो करंट बनेगा उसको स्टोर करने के लिए लगाई है। ग्लास, लाइट पड़ती है, एरिया ज्यादा रखा जाता है इसका ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब। और ये बीच में लगाई हुई है मेटल फ्रिंज। सोलर सेल जो करंट बनाता है वो बहुत कम करंट बनाता है, तो उसकी कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, मेटल फ्रिंज। सही है। यूजेस क्या देखें, फोटो डायोड का इस्तेमाल, मैं तुमको एक बात समझाऊं, कहां कहां होता है सोचो। फोटो डायोड का इस्तेमाल बेसिकली ना सेंसर्स के फॉर्म में होता है, जैसे ऑटोमेटिक टैप्स में, ठीक है, ऑटोमेटिक डोर्स में, लाइट्स को ऑन ऑफ करने में, बर्गलर अलार्म सिस्टम्स में। कभी कभी तुम जैसे शॉपिंग मॉल जाते होगे, तुमने देखा होगा एस्केलेटर बंद होते हैं, जैसे ही तुम पास जाते हो वो चलने लग जाते हैं। तो जहां कहीं भी सेंसर की तरह इस्तेमाल हो रहा है वहां कौन इस्तेमाल होगा, बोलो, फोटो डायोड। कौन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो एक दो यूज मैं लिख देता हूं, वैसे मैंने बोल दिए, इनको लिख भी लेना। बर्गलर अलार्म सिस्टम्स में, टू स्विच लाइट्स ऑन एंड ऑफ, बोलो सही है। एलईडी का इस्तेमाल तुम अपने डेली लाइफ से देख सकते हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे अब एलईडी यूज ना हो रही हो। लाइट्स में, मोबाइल के डिस्प्ले में, टीवी के डिस्प्ले में, ट्रैफिक सिग्नल्स में, टॉर्चेज में, स्ट्रीट लाइट्स में, डिस्प्ले बोर्ड्स में, लगभग हर जगह किसका यूज हो रहा है, एलईडी का। अच्छा, सोलर सेल का कहां इस्तेमाल होता है, वॉचेज में और कैलकुलेटर्स में, सही है। और टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एज सोलर सेल पैनल्स, ये बिजली प्रोवाइड कराने के भी काम आता है ना, किसके रूप में, सोलर सेल पैनल्स के रूप में। हां, एक चीज जो हमको समझनी बहुत जरूरी है बेसिकली एलईडी के बारे में, कि यार ऐसा क्या है कि एलईडी का इस्तेमाल ही हर जगह हो रहा है। सवाल कैसे पूछा जाएगा कि यार एडवांटेजेस लिखो एलईडी के ओवर इनकैंडेसेंट लैंप्स। इनकैंडेसेंट लैंप्स या ट्रेडिशनल लैंप्स जैसे स्ट्रीट लाइट में लगी होती है ना हेलोजन वगैरह की लाइट, कह रहे इनके ऊपर क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1, इनको किसी प्रकार के हीटिंग टाइम की जरूरत नहीं होती।
दे डू नॉट रिक्वायर एनी हीटिंग टाइम। स्ट्रीट लाइट जो अभी तक एलईडी में कन्वर्ट नहीं हुई, तुम ऑब्जर्व करना, तुम उसका बटन ऑन करते हो, वो अपनी पूरी ब्राइटनेस पे आने में थोड़ा टाइम लेता है। एलईडी के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी सबसे खास बात, दे रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट। इनको चलने के लिए बहुत ही कम पावर की जरूरत होती है। और भाई यही कारण है कि एलईडी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, क्योंकि बिजली बचती है। अगर स्टार्टिंग में तुम लोग ध्यान दो तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी थी कि आप अपने घर में ट्यूबलाइट्स को हटा के एलईडी लाइट्स लगाओ। एनडीपीएल ने बांटी थी ना यार, कम पैसों में बल्ब बांटे तो थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण, ये पोर्टेबल है। एलईडी के अंदर किसी तरीके की गैस नहीं भरी होती। एलईडी के अंदर किसी तरीके की गैस नहीं भरी होती, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली कोई प्रॉब्लम, जबकि बाकियों की ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी। ये सस्ती होती हैं, दे आर चीप। एलईडी सस्ती है, एलईडी बनाना आसान है। ये बात दूसरी है कि एलईडी स्क्रीन वगैरह बनाने पे कुछ ही कंपनियों की मोनोपोली है, फॉर एग्जांपल सैमसंग। लेकिन वैसे एलईडी की टेक्नोलॉजी चीप है। और मजे की बात, इनका ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत हाई होता है। देयर कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज वेरी हाई। एलईडी से जो सफेद रंग की रोशनी निकलती है ना, वो ट्यूबलाइट की सफेद से ज्यादा सफेद होती है और कम पावर में। तुम देखो ना, 5 वॉट की एलईडी एक ट्यूब के बराबर रोशनी देती है और उसका व्हाइट कलर अलग ही व्हाइट होता है। तो तुमने कभी किसी गाड़ी में तुमने देखा हो, हेलोजन हेडलैम्प की जगह एलईडी की हेडलैम्प लगी होती है, तो कितना ज्यादा व्हाइट रोशनी फेंकती है वो। आई ना बात समझ में? इस वजह से हम हर जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एलईडी का। हम अगर इनके सबके ग्राफ देखें ना, जैसे मान लो इधर देखो, ध्यान देखो, फोटो डायोड का ग्राफ अगर देखूं मैं, यहां पे बना दूं क्या ग्राफ सिंबल के साथ? कहां बनाऊं? सबसे ऊपर? अरे नहीं यार, यहां बना देते हैं। चलो इसका ग्राफ तो यहीं बना दूं, इसकी तो जगह बच रही है। वैसे तो तुम इसका ग्राफ जानते हो, आई वी ग्राफ। वेट करें उस्ताद, आई वी ग्राफ पहचानने को भी आया था, सैंपल पेपर में भी आ चुका है। यही बना था ना? हाँ ना बोलो। एलईडी का ग्राफ, इसका ग्राफ एक्चुअली आईवी ग्राफ ऐसा बनता है इंटेंसिटी के लिए, टिपिकल ऐसा। जबकि इसके लिए जो आईवी ग्राफ है वो रिवर्स बाइसिंग में बनेगा ना, तो ऐसा बनता है। वी आई ऐसे आएगा इसका। ये I1, ये I2 और ये I3। आई बात समझ में? हाँ ना बोलो। ये हो गई भाई स्टडी खत्म। हर प्रकार के डायोड की बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करी है। ऐसा हो सकता है एक आधा चीज मिस हो गई हो, जैसे फोटो डायोड में एक करंट होता है, उसे डार्क करंट कहते हैं। क्या होता है डार्क करंट? जल्दी जल्दी बता देता हूं। जब फोटो डायोड पे कोई लाइट नहीं पड़ रही होती, तब भी इसके सर्किट में कुछ करंट रह जाता है। When no light is falling on the diode, still some current is left in it and that current is called dark current। आई बात समझ में? तो इसी के साथ ही इसको ऐसे ही याद कर लें। साइड बाय साइड लिखाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि इकट्ठा याद हो जाए और तुम्हें अंतर पता लग जाए कि फर्क क्या है बेसिकली। ठीक है भाई, तो इसको पढ़ के आएंगे, इसको पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। ठीक है। एक सवाल ये भी आया है, एलईडी बनाने के लिए बैंड गैप कितना चाहिए होता है? याद है? 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप चाहिए होता है। लिख दूं यहीं पे, एनर्जी गैप इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एलईडी। ठीक है, अब तुम इसको उतारो आराम से। ठीक है, इसको पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा अब नहीं बचा क्योंकि ट्रांजिस्टर सिलेबस में से हट गया, तो बाकी जो भी थ्योरी पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए।